हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक क्लास 12 चैप्टर 2 सेल्फ एंड पर्सनालिटी से ही है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। एंड थोड़ी सी बैकग्राउंड वॉइस रहेगी, प्लीज़ एडजस्ट कर लेना यार, सॉरी क्योंकि बारिश तेज़ है और वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है और डिले नहीं कर सकते, ठीक है। और ठीक है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हमारा टॉपिक। और इसके अंदर ये है सबसे पहले तो कि जो ये टेक्निक्स हैं पर्सनालिटी को असेस करने की, पर्सनालिटी असेसमेंट की, ये जो टेक्निक्स हैं इनको डायरेक्ट टेक्निक्स नहीं कहेंगे हम, क्योंकि ये इनडायरेक्ट मेथड है किसी की पर्सनालिटी को पहचानने का। और इससे पहले जो अब तक हमने पढ़े थे वो थे डायरेक्ट मेथड्स, ठीक है। डायरेक्ट मेथड्स क्यों थे? क्योंकि उसमें हम जैसे सेल्फ रिपोर्ट पढ़ाना है, इससे पहले जो सेल्फ रिपोर्ट डायरेक्ट मेथड पर्सनालिटी असेसमेंट का इसलिए है क्योंकि वहाँ पर जाकर मैंने सीधा उस पर्सन से पूछा जिसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। मैंने उसके बारे में जाके उससे पूछा और उसने मुझे बता दिया, उसने मुझे अपने बारे में इन्फॉर्मेशन दे दिया, मैंने वो नोट कर लिया। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ये इनडायरेक्ट मेथड है। यहाँ पे बाकी चीज़ों के प्रति उनका क्या विचार है ना, उससे मैं पता लगाऊंगी कि उनकी पर्सनालिटी क्या है। लाइक उनको मैंने ऑब्जेक्ट्स वगैरह दिए एंड उसके ऊपर वो अपने फीलिंग्स, वो भी अनकॉन्शियस माइंड वाले, वो प्रोजेक्ट करेंगे। उससे मुझे पता लगेगा कि किस टाइप का पर्सन है और इसकी पर्सनालिटी क्या है, ये क्या सोचता है, क्या फील करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंट्रो था। अब यहाँ बुक के हिसाब से कैसे शुरुआत है इस टॉपिक की, इसमें यह है कि ये जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती हैं वो वाली इन्फॉर्मेशन के ऊपर रिलाई नहीं करती, उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती जो कि डायरेक्टली ऑब्टेन करी हो उस पर्सन से जो क्लियरली अपने बारे में जानता है और जिसकी पर्सनालिटी हमें एसेस करनी है। वही सेल्फ रिपोर्ट वाली बात हो गई। मुझे जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे जिसकी पर्सनालिटी को असेस करना है, उससे मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट डायरेक्टली नहीं करी है, उससे मैंने डायरेक्टली जाके उसके बारे में पूछा नहीं है और उसने मुझे खुद आके बताया नहीं है, ठीक है। ऐसे मैंने उसकी पर्सनालिटी असेसमेंट नहीं करी। तो इससे पहले वाली जो डायरेक्ट टेक्निक्स थी, लेकिन ये वाली इनडायरेक्ट है। देन बता रखा है इस वाली सिचुएशंस में लोग जनरली सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं और हेजिटेट होते हैं, लाइक थोड़ा शर्माते हैं, थोड़ा शाय फील करते हैं, उनको ऑकवर्ड लगता है अपने प्राइवेट फीलिंग्स, मोटिवेशंस और थॉट्स, अपने विचारों को सामने वाले के सामने हाँ वही सही बोल रही हूँ, सामने वाले के सामने व्यक्त करने में, सामने वाले के सामने एक्सप्रेस करने में उनको थोड़ा अजीब सा लगता है। तो वो शाय फील होता है, वो शर्माते हैं और कुछ लोग शेयर करना भी नहीं चाहते अपने प्राइवेट फीलिंग्स, थॉट्स को और मोटिवेशंस को सामने वाले पर्सन के आगे रखना भी नहीं चाहते। और जब वो ऐसा करते हैं तो उसको किस तरीके से करते हैं, जैसे हमने देखा ही था सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स के लिमिटेशंस के अंदर, वो कैसे करते हैं सोशली डिज़ायरेबल मैनर में। यानी कि जैसा उनको लगता है ना सामने वाला सुनना चाह रहा है वैसा ही वो आंसर देंगे, वैसा ही वो बोलेंगे, ठीक है। जैसे मेरे को लगता है ना कि अच्छा ये पर्सन तो सोच रहा होगा मेरा इस चीज़ को लेकर ऐसा विचार होगा या मैं ऐसा ऐसा करती होंगी, तो मैं ऐसा ऐसा नहीं भी करती होंगी ना, फिर भी मैं उसको आंसर देने के लिए क्या कह दूँगी कि हाँ मैं ऐसा ऐसा करती हूँ और मेरा भी इस चीज़ को लेकर ऐसा यही मानना है। तो इससे क्या हो गया, अनरिलायबल डेटा हो गया ना, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली उसने मेरे बारे में, आगे जाके रॉन्ग रिजल्ट्स निकल के आएंगे और वो ढंग से मेरी पर्सनैलिटी का असेसमेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है। देन इसमें बता रहा है कि जो साइको एनालिटिकल थ्योरी है वो ये बताती है कि लार्ज पार्ट होता है ह्यूमन बिहेवियर का, वो अनकॉन्शियस मोटिव्स ही गवर्न करते हैं, उन्हीं से ही कंट्रोल हो रहा होता है। और डायरेक्ट मेथड जो होते हैं पर्सनालिटी असेसमेंट के, वो अनकवर करते हैं अनकॉन्शियस पार्ट हमारे बिहेवियर का। एक सेकेंड, सॉरी, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो डायरेक्ट मेथड्स होते हैं पर्सनालिटी असेसमेंट के, वो कवर करते हैं अनकॉन्शियस पार्ट हमारे बिहेवियर का, यानी कि नहीं बताते, छुपाते हैं, ढक देते हैं, हाइड कर देते हैं हमारे अनकॉन्शियस पार्ट जो होता है ना बिहेवियर का। उसको खुद देख लो, वही तुम किसी से जाके उसके बारे में पूछ रहे हो, वो अपने अनकॉन्शियस माइंड में उसके क्या चल रहा है अंदर, जिसको वो खुद लेकर इतना कॉन्शियस नहीं है, इतना अवेयर नहीं है, वो तुम्हें वो वाली चीज़ों के बारे में बता देगा। या उसको अनकॉन्शियस माइंड में उसका कुछ ऐसा चल रहा है जिसके बारे में उसको नॉलेज है, क्या वो तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन देगा? नहीं देगा ना। लेकिन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स वही वाली इन्फॉर्मेशन को बाहर निकालने की कोशिश करती हैं। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जो डायरेक्ट मेथड्स होते हैं पर्सनालिटी के, वो अनकवर नहीं कर सकते हमारे बिहेवियर के अनकॉन्शियस पार्ट को, क्योंकि ये कवर करते हैं, ढक के रखते हैं, हाइड करके रखते हैं अंडर द कार्पेट। तुम नहीं पता लगा सकते डायरेक्ट मेथड यूज़ करके किसी के बिहेवियर के अनकॉन्शियस पार्ट को, ठीक है। अनकॉन्शियस माइंड हमने पढ़ा था, वो हमने देखा था सारा। फिर भी उसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना, मैं वापस बता दूँगी। आगे बता रखा है कि डायरेक्ट मेथड्स तभी फेल हो जाते हैं किसी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी का रियल पिक्चर हमें दिखाने में,
किसी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी का ना रियल जो पिक्चर होता है, असली वो जैसा इंसान होता है ना, वो दिखाने में या वो चीज़ प्रोवाइड करने में डायरेक्ट मेथड्स फेल हो जाते हैं। प्रॉब्लम्स जो आती हैं डायरेक्ट मेथड्स के अंदर, उन्हें हम ओवरकम कर सकते हैं, उनको हम सही कर सकते हैं, उनको सोल्यूशन हमें मिल सकता है इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ असेसमेंट को यूज़ करके, जो कि होती हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट के अंदर ही फॉल करती हैं। इसी कैटेगरी में आती है क्या, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, जिनके बारे में हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स डेवलप हुई थी एसेस करने के लिए अनकॉन्शियस मोटिव्स और फीलिंग्स को ही, जो हमारे अनकॉन्शियस अर्जेस, नीड्स, विशेस, डिज़ायर्स है ना, उनको ही बाहर निकालने के लिए कि हम लाइक क्या क्या करना चाहते हैं पर बाहर जता नहीं पा रहे, बाहर बोल नहीं पा रहे। मे बी इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है कि हम वहाँ वो चीज़ एक्सप्रेस कर पाएँ, या वो पहले कभी किसी ने करा नहीं तो हम करना नहीं चाहते, हमें डर है, या उतनी हिम्मत नहीं है कि हम कर सकें। अनकॉन्शियस माइंड वाली चीज़ हो गई ना। आगे बता रखा है ये टेक्निक्स बेस्ड हैं इस अजम्पशन के ऊपर, मतलब इस बिलीव के ऊपर, या ये टेक्निक्स ये मान के चलती हैं कि कम स्ट्रक्चर्ड या बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड नहीं हुआ हुआ अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलस और ऐसी कोई सिचुएशन जो है वो इंडिविजुअल को अलाउ करती है कि वो प्रोजेक्ट कर सके अपने फीलिंग्स, डिज़ायर्स, नीड्स उस सिचुएशन के अंदर। ठीक है, कहने का मतलब ये टेक्निक्स अज्यूम करके चलती हैं, ये मान के चलती हैं कि कोई कम स्ट्रक्चर्ड हुआ हुआ स्टिमुलस जो ढंग से स्ट्रक्चर्ड या ऑर्गेनाइज्ड वे में भी नहीं दिखाया गया तुम्हें, वही अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलस जो तुम्हारे आगे प्रेजेंट किया गया या ऐसी कोई सिचुएशन, वो तुम्हें अलाउ करेगी, उस इंडिविजुअल को परमिट करेगी कि वो उस चीज़ के ऊपर अपना फीलिंग्स, डिज़ायर्स, नीड्स जो उसके अनकॉन्शियस माइंड में चल रही है ना, उसे आगे वो कर दे, प्रोजेक्ट कर दे, वहाँ उसके ऊपर दिखा दे और बता दे। ये प्रोजेक्शंस जो है इनको इंटरप्रेट करा जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा। वैरायटी है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की जो कि डेवलप हो चुकी हैं, और ये अलग अलग तरह के स्टिमुलस मटेरियल्स को यूज़ करती हैं, सिचुएशंस को यूज़ करती हैं, अलग अलग तरह की वैरायटी ऑफ सिचुएशंस दे यूज़, अलग अलग टाइप्स के किसी की भी पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए। कुछ इसमें से हैं जिनके अंदर स्टिमुलाई जो स्टिमुलस तुम्हें प्रेजेंट किया गया है ना, उसके एसोसिएशंस को रिपोर्ट करना होता है, बताना होता है कि ये स्टिमुलस कैसा है तुम्हारे अकॉर्डिंग, या तुम्हें स्टिमुलस को देख के क्या लगा, क्या सोचते हो तुम स्टिमुलस के बारे में जो तुम्हारे आगे प्रेजेंट किया गया है, या उसके बाद हम अपनी फीलिंग्स किस प्रकार प्रोजेक्ट करोगे, वो इसी से ही पता लग जाता है कि तुम उस स्टिमुलस के बारे में क्या बता रहे हो या तुम्हें उसको देखकर क्या लगा। क्योंकि एक ही चीज़ अगर मैं 10 बंदों को दिखाऊंगी ना, कोई अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलस या कोई ऐसी पिक्चर जो अलग तरीके से बनी हुई है, हर बंदा उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट करेगा और हर एक पर्सन का उस पिक्चर को देख के कुछ अलग ही मतलब निकलेगा, और हर कोई लाइक उस पिक्चर को अलग तरीके से ही समझेगा। मे बी मुझे वो बटरफ्लाई लगे, किसी और को वो कोई और इंसेक्ट लगे, और किसी और को वो कोई इंसेक्ट लगे ही ना, किसी को नॉर्मल लगे, या भाई कलर्स फेंक रखे हैं, ऐसे पैटर्न फैला रखा है, इससे कुछ भी नहीं बन रहा। उसी से मेरे को पता लग जाएगा, उससे मैं पता लगा लूँगी कि इस बंदे का थिंकिंग क्या है एंड बेसिकली ये सोचता क्या है इस इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। यही हम आगे रॉर्शा इंगब्लड टेस्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यही है, इसमें से कुछ के अंदर रिक्वायर होता है क्या, एसोसिएशंस के बारे में रिपोर्ट करना, स्टिमुलस के एसोसिएशंस के बारे में रिपोर्ट करना, जैसे कि वर्ड्स हो गए, इंक ब्लॉट्स हो गए। कुछ के अंदर स्टोरी राइटिंग अराउंड पिक्चर्स होती है, तुम्हें पिक्चर्स दिखा देंगे, तुम्हें उसके ऊपर कहानी बनानी है। जिस तरह की तुम कहानी बनाओगे उससे ही पता लग जाएगा कि तुम कैसा सोचते हो, कैसा फील करते हो, और बेसिकली तुम किस टाइप के पर्सन हो, पॉजिटिव, नेगेटिव या कैसे। क्योंकि जब हम कहानी बनाएंगे तो हमारी कहानी की कुछ एंडिंग होगी ना, तो वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसमें किस प्रकार के लोग इंक्लूडेड हैं, ये कैसे कैसा तुमने अब तक एक्सपीरियंस किया, क्या क्या तुम फील करते हो लोगों को लेकर, सब कुछ उसके बारे में ही पता लग जाएगा। बेसिकली अनकॉन्शियस माइंड वाला तुम्हारा पार्ट बाहर निकल के आएगा इससे। ठीक है, कुछ के अंदर सेंटेंस कंप्लीशन, से सेंटेंस कंप्लीशन वाला टेस्ट भी देखेंगे हम आगे। आधे अधूरे तुम्हें सेंटेंसेस दे दिए और आगे तुम उसको पूरा करोगे, वो तुम्हारे बारे में ही होते हैं मोस्टली, या तुम्हारे आसपास जो लोग हैं उनके बारे में, तुम उसके बारे में बताओगे, पूरा लिखोगे, उसी से ही पता लग जाएगा तुम किस टाइप के पर्सन हो। देन कुछ के अंदर ज़रूरत पड़ती है कि तुम एक्सप्रेशन करो अपने ऐसे फीलिंग्स, मोटिव्स और नीड्स का ड्राइंग्स के थ्रू। ठीक है, लाइक तुम्हें बनाने को दे देंगे या बनाने को कह देंगे, ये भी हम आगे देखेंगे, टेस्ट आएगा इसी के अंदर। और तुम किस तरीके से वहाँ पर इंसान बनाते हो या किस प्रकार से तुम लोग ड्राइंग करते हो, उसी से पता लग जाएगा तुम कैसे पर्सन हो। कुछ के अंदर तुम्हें ग्रुप में लार्ज सेट में लाइक स्टिमुलाई जो है प्रेजेंट कर दिए जाएंगे, और तुम्हें उसके अंदर से एक पर्टिकुलर स्टिमुलाई चूज़ करना पड़ेगा, उससे भी तुम्हारे प्रेफरेंसेस वगैरह पता लग जाएंगे।
और जो नेचर होगा ना यहाँ पे स्टिमुलाई का, रिस्पॉन्सेस का, इन टेक्निक्स के अंदर वो वैरी कर सकता है बहुत हद तक, बहुत वाइडली, बहुत इनॉर्मसली वो वैरी करेगा पर्सन टू पर्सन। वही मैंने जैसे बताया ना, यही जो मैंने बताया कि सेम पिक्चर ही मैं 4-5 लोगों को दिखाऊंगी तो ज़रूरी नहीं है ना कि वो 4-5 लोग उस सेम पिक्चर को देख के सेम तरीके से इंटरप्रेट कर लिया, उससे सेम मतलब निकले सबका। या मैंने कुछ ऐसा पिक्चर दिखाया और उसको कह दिया कि इसके ऊपर तुम 4-5 लाइनें एक स्टोरी लिख के दे दो मुझे, कि तुम क्या लग रहा है, क्या हो रहा है इस पिक्चर में, सिचुएशन में क्या दिखाया गया है, तुम उसके ऊपर अपने व्यूज़ लिख दो, अपनी स्टोरी लिख के दे दो, अपनी थिंकिंग बता दो इसके ऊपर। अगर जैसे कोई मुझे भी कहेगा, कोई तुम्हें भी कहेगा, ज़रूरी नहीं है ना तुम और मैं उसके ऊपर सेम तरह की स्टोरी लिखेंगे या सेम तरीके के विचार होंगे हमारे में। भी किसी को लगे कि हिली एरिया है, यहाँ पर लड़ाई चल रही है या आपस में लोग लड़ रहे हैं, और मे भी किसी को लगे कि लड़ाई वड़ाई नहीं चल रही, आपस में बहुत अच्छा प्रेम प्यार वाले लोग हैं, ये नॉर्मल ऐसी लड़ाई हो रही है 1-2 लोगों की, बट बाकी अंदर सब कुछ स्टेबल है, सब कुछ अच्छा है। या लाइक ट्रैफिक वगैरह हो गया, एक्सीडेंट्स हो गया, तो ऐसा लग रहा है कि लड़ाई हो रही है, बट असल में ऐसा कुछ सीन क्रिएट नहीं हुआ कि लड़ाई हो रही है। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से सेम ही चीज़ को इंटरप्रेट करेंगे ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के कुछ मेन फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं याद रखने वाले, और ये पूछे भी जा सकते हैं 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, क्योंकि ये 6 मार्कर के साथ ना कंबाइंड क्वेश्चन में ज़्यादा आता है। मेरे एग्ज़ाम में भी आया था, मैं बता दूंगी किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से भी, बट पहले चैप्टर पूरा करना इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फीचर्स क्या क्या हैं, स्टिमुलाई जो होते हैं वो रिलेटिवली मतलब ज़्यादातर और मोस्टली अगर तुम उन्हें कंपेयर करोगे नॉर्मल स्टिमुलस से जो बाहर से हमारे पास आता है और जिसे हमारे रिसेप्टर्स रिसीव करके देते हैं, फिर हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करता है, स्टिमुलस मोस्टली फुल्ली अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, पूरे तरीके से ही ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड वे में दिखाए जाते हैं, ढंग से कोई पिक्चर नहीं बनी होगी बहुत स्टेबल अच्छे तरीके से, कुछ उल्टा सीधा सही अटपटा सा एंड ऊट पटांग सा आधा अधूरा ही दिखाया जाएगा स्टिमुलस के रूप में, या पुअरली डिफाइंड होते हैं, लाइक अजीब तरीके से तुम्हें देखने को मिलेगा जैसे तुमने पहले कभी देखा नहीं होगा, आधी अधूरी पिक्चर सी, या एक ही पिक्चर के अंदर 2 सीन्स हो रहे हैं ऐसा कुछ दिख रहा है। कोई पर्सन इंटरप्रेट कर लेगा कि इसके अंदर 2 लोग हैं, 2 सीन है, या ये पर्सन ऐसा भी सोच रहा है, ऐसा भी सोच रहा है इन द सेंस कि पिक्चर में 2 लोग दिखाए गए हैं ना, तो लाइक 2 लोग एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं, कोई उसी के ऊपर स्टोरी बना लेगा, और हर पर्सन अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करेगा ना सेम ही चीज़ को। देन इसमें दूसरा फीचर है कि लोग जिनको तुम यूजुअली जिनकी पर्सनालिटी असेस कर रहे होते हो, जिनको तुम पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट दे रहे होते हो ना करने के लिए, उनको बताया नहीं जाता उस असेसमेंट के पर्पस के बारे में। अब तुम जाके किसी को ये नहीं बता दोगे कि अच्छा ये तुम्हारी पर्सनालिटी असेसमेंट करनी है, मैंने तो ये उसका टेस्ट है, तुम इसे मुझे करके दे दो, इससे मुझे पता लग जाएगा तुम्हारे अनकॉन्शियस फीलिंग्स, मोटिव्स और नीड्स के बारे में। ये हम कभी नहीं करते, और साइकोलॉजी में शुरू से ही हमने देखा है हम कभी भी किसी एक्सपेरिमेंट तक का, कितने भी तुमने प्रैक्टिकल्स वगैरह करे होंगे, हम किसी एक्सपेरिमेंट तक में भी ना कभी भी जाके किसी को कोई प्रोसीजर या अपना प्रोसीजर तो चलो बताना ही है कैसे कैसे करना है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो होंगे, या सामने वाले को क्या करना है और हमें क्या करना है, इंस्ट्रक्शन देंगे वो तो बता ही देंगे। कभी भी अपना एम, मेन मोटिव जो उस रिसर्च को करने के पीछे का है वो रिवील नहीं करते, कभी वो नहीं बताते, क्योंकि उससे हमारे रिजल्ट्स अलग आ सकते हैं, एंड वो पर्सन उस तरीके से बिहेव नहीं करेगा जैसे वो नेचुरली करने वाला था उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। खुद तुमने देखा होगा एक छोटा बच्चा भी जो होता है ना, वो जैसे रोज़ नॉर्मल जाता है पार्क में दोस्तों के साथ खेलता है, जैसे वो पेश आता है वहाँ पर, फिर जब वो डोमिनेटिव नेचर हो सब में से वो कुछ भी हो, अगर तुम उस बच्चे को कह दोगे ना कि यार मैं यहाँ पे रिकॉर्डर लगा रही हूँ और मैं एक वीडियो रिकॉर्डर लगा रही हूँ, मेरे को तेरा बिहेवियर रिकॉर्ड करना है, मेरे को पता करना है कि तुम कैसे बिहेव करते हो अपने दोस्तों के साथ, तो तुम्हें वहाँ पे वेरिएशन देखने को मिल जाएगी उसके बिहेवियर में, एंड वो वैसा बिहेव नहीं करेगा जैसे वो नॉर्मली एंड नेचुरली करता है अपने दोस्तों के साथ, कि जैसा वो खेलते हुए होता है ना वो तुम्हें नहीं देखने को मिलेगा, तो उससे हमारे रिजल्ट्स में बहुत बुरी तरीके से फ़र्क आ सकता है। इसलिए इन टेक्निक्स में स्पेशली हम क्या करते हैं ना, जिस भी पर्सन को हम एसेस कर रहे हैं ना, यूजुअली उसको नहीं बताया जाता असेसमेंट के पर्पस के बारे में, उसके पीछे का जो एम और मोटिव है ना, कि हम क्यों इसकी पर्सनालिटी असेसमेंट करना चाह रहे हैं, या पर्सनालिटी असेसमेंट कर भी लेंगे ना तो इससे हमें क्या पता लगेगा या क्या आएगा इससे बाहर, एथिक्स होते हैं ये, ठीक है। तो हम नहीं बताते इसके बारे में, मेथड ऑफ स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन के बारे में भी हम मोस्टली नहीं बताते। ये जो हम पर्सनालिटी असेसमेंट तेरा कर लेंगे इसके बाद हमें क्या पता लगेगा, या इसमें तू कहाँ किस स्कोर में फॉल करता है, कहाँ स्टैंड करता है, बाकी लोगों के प्रति
कैसा है, या बाकी लोगों के कंपैरिजन में तेरे स्कोर्स कैसे अलग आए, फर्स्ट सेकंड थर्ड और कौन सी रैंक है, या इंटरप्रिटेशन, इससे बेसिकली हमने क्या कंक्लूजन निकाला, इससे हमें क्या पता लगा तुम्हारी इस पर्सनालिटी के बारे में, या तुम किस टाइप के पर्सन हो, हम उसे नहीं बताते। वो अलग बात है। एथिक्स में ये चीज़ भी होती है, अगर सामने वाला चाह रहा है तो तुम उसे स्टडी एक बारी हो जाने के बाद ना उसका मेन जो रिज़ल्ट निकल के आया है, मेन जो कंक्लूजन निकल के आया है, वो तुम उससे शेयर कर दो, वो तुम उसको बता दो कि हाँ तुम्हें उसके बारे में ऐसे से पता लगा। बट स्टडी करने से पहले तुम उसे ये नहीं बता सकते कि तुम्हारा स्टडी करने के पीछे का मकसद क्या है, मेन एम क्या है, या तुम उसकी पर्सनैलिटी क्यों असेस करना चाह रहे हो, या उसकी पर्सनैलिटी असेस करके तुम्हें बेसिकली मिलेगा क्या, ये नहीं बताते तुम। ये तो हम छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट भी देखे होंगे साइकोलॉजी में, वहाँ पर भी हम जाके अपने सब्जेक्ट को कभी नहीं बोलते कि अच्छा हाँ ये है और ये मुझे इसलिए करता है। हम ऐसे नॉर्मली बोलते हैं कि नॉर्मली मेरी पढ़ाई का ही पार्ट है, तुम्हें बस ये करके देना है और मेरे को नॉर्मली सबमिट करना है टीचर के पास, बस बात ख़त्म, जनरल वे में। एंड एथिक्स में ये भी देखा होगा तुमने, 11th में पढ़ा था हमने, 11th का ही मैं पढ़ा दूँगी, डोंट वरी। एथिक्स में ये भी होता है कि सामने वाला चाहे तो ही वो तुम्हारे स्टडी का पार्ट बने, ज़बरदस्ती मतलब उसका वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उसका कंसेंट होना चाहिए तुम्हारे पास। ज़बरदस्ती तुम किसी को भी नहीं घुसा के ले सकते कि हाँ आजा मुझे तेरे पे ही टेस्ट करना है, या तुम्हें मेरा टेस्ट ये जो है करके देना पड़ेगा, या सो एंड सो, ये सब नहीं कर सकते तुम कभी भी, ठीक है। सामने वाले से पूछो, उसकी कंसेंट लो, उसकी मर्ज़ी है, उसका मन है, वो खुद चाहता है तुम्हारी स्टडी का पार्ट बनना, कि तुम उसकी पर्सनैलिटी असेस करो, या तुम उसको अगर टेस्ट दोगे तो वो करना चाहता है उस टेस्ट को, उसका टाइम उस हिसाब से है, वो कन्वीनियंट अपना टाइम निकालेगा और तुम्हारे साथ करेगा लाइक, तो ही उसे लो, अदरवाइज़ नहीं। ज़बरदस्ती नहीं चलती यहाँ पे किसी भी तरीके की, एथिक्स के अगेंस्ट हो जाता है फिर वो। लाइक तुम किसी को भी जाके ये नहीं कह सकते अपने दोस्त को कि यार चल तू अपना काम छोड़ा, मेरे को अपना टेस्ट करना है तो मैं तेरे पे ही कंडक्ट करूँगा, नहीं। उससे पहले पूछो, उसकी कंसेंट लो, उसका वॉलंटरी पार्टिसिपेशन लेना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो अपने टॉपिक पे आ जाते हैं वापस। सॉरी मैं टॉपिक से चली गई थी बाहर, लेकिन वो भी एक नॉलेज ही है, एथिक्स पता होना चाहिए, ठीक है। देन तीसरा फीचर है कि पर्सन को इन्फॉर्म करा जाता है कि यहाँ पे कोई भी सही और गलत आंसर नहीं होगा इस टेस्ट को करने के बाद, फिर किसी भी तरह का करेक्ट और इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुम खुद देखो ना, हर पर्सन अलग तरीके से देखता है एक ही चीज़ को। अब स्काई में जो क्लाउड्स दिख रहे हैं ना, वो मुझे अलग तरीके से दिखेंगे, उनकी कुछ और शेप बन रही है मेरे लिए, वो मेरे लिए कुछ और ही पिक्चर बना रहे हैं। और जो दूसरा बंदा जो उसको देख रहा है, क्लाउड्स की शेप को, उनके साइज़ को, या वो कैसे मूव कर रहे हैं स्काई में, वो दूसरा पर्सन अलग तरीके से देखेगा, उसके लिए अलग ही मतलब निकल रहा है उस चीज़ को देखकर। तो ऐसे हर पर्सन का सब्जेक्टिव हो जाता है ना, एक सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन हो जाती है हर पर्सन की। तो मैं ऐसे नहीं कह सकती किसी को भी कि अच्छा इस पर्सन ने मुझे ये आंसर दिया टेस्ट करके, या इसका टेस्ट लेके मुझे ये पता लगा इसके बारे में, तो इसका आंसर गलत है और इसका सही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस टेस्ट में कोई भी करेक्ट और रॉन्ग रिस्पॉन्सिव नहीं होते हैं। फोर्थ फीचर है कि हर एक रिस्पॉन्स को कंसिडर करा जाता है कि वो एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट, एक बहुत सही पार्ट रिवील करेगा, बहुत सही पार्ट का मुझे पता लगेगा। कोई चिट्ठा बोलेगा ना, या कुछ बहुत बेसिक चीज़ पता रहेगी मुझे किसी की पर्सनालिटी के बारे में, मे बी उसकी कोई क्वालिटी हो गई, उसका कोई स्पेसिफिक ट्रेट हो गया, या ऐसे कुछ। यानी कि हर एक रिस्पॉन्स जो मेरे को सामने वाला देगा ना इस टेस्ट को करने के बाद, उससे मेरे को पता लगेगा, या वो रिस्पॉन्स ही रिवील कर देगा, वही उस चीज़ का एविडेंस होगा, रिस्पॉन्स ही, कि उसकी पर्सनालिटी इस तरीके से, उसकी पर्सनालिटी का एक आध कोई फीचर मुझे पता लग जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट निकल के आएगा बाहर, ठीक है। फिफ्थ वाला होता है स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन, बहुत लेंदी है और समटाइम्स सब्जेक्टिव भी हो सकती है। यानी जो पर्सन टेस्ट ले रहे हैं और जैसे जैसे वो उसका स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, वो अलग अलग हो सकता है, वो ऑब्जेक्टिव मेथड नहीं होगा, सबका स्कोर अलग अलग आएगा, सबका जो भी उन्होंने टेस्ट लिया है। लाइक एक ही पर्सन का टेस्ट अगर मैं चेक करूँ और मैं उसके हिसाब से अपनी स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन करूँ, वैसे कोई दूसरा पर्सन आए उसी सेम पर्सन का टेस्ट ले ले और उसका स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन करे, तो मेरे और उसके रिजल्ट्स में डिफरेंस आ सकता है। मैंने अलग तरीका यूज़ किया होगा स्कोरिंग इंटरप्रिटेशन करने के लिए, मेरे हिसाब से अलग अलग रिजल्ट्स आए होंगे, मेरे हिसाब से उसकी पर्सनैलिटी सो एंड सो होगी, दूसरे पर्सन के हिसाब से कुछ और ही होगा। तो सब्जेक्टिव हो सकता है, पर्सन टू पर्सन मैच नहीं करेगा, जो टेस्ट ले रहा है उस पर भी डिपेंड करता है, और जिस पर ले रहा है उस पर तो डिपेंड करता ही करता है, ठीक है। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स अलग होती हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट से बहुत सारे तरीकों में, क्योंकि तुम इनको ऑब्जेक्टिव मैनर में स्कोर नहीं कर सकते। इनके अंदर जनरली जो है ना क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, जिसके लिए बहुत हद तक ट्रेनिंग की ज़रूरत है,
ठीक है, पर्सनैलिटी असेस कर रहे हैं तो क्वांटिटी तो कहीं पे आएगी, नंबर्स न्यूमेरिकल का खेल तो कोई है ही नहीं, क्वांटिटी कहीं पे आएगी ही नहीं ना, तो क्वालिटी ही है यहाँ पर। क्वालिटेटिव एनालिसिस ही होता है, क्वालिटी के बारे में ही पता लगता है सामने वाले की ट्रेड्स, फीचर्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी पर्सनालिटी किस टाइप की है, तो क्वालिटेटिव टर्म्स में ही देखेंगे ना हम, क्वांटिटी तो आएगी ही। यहाँ पर किसी की हाइट, एज, ये सब तो निकल के नहीं आ रहा बाहर। देन इसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ठीक है, अच्छा खासा ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस होना चाहिए साइकोलॉजी में। कोई भी रिसर्च और किसी का भी कोई भी टेस्ट लेने के लिए, फिर चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना है, कितना ही छोटा टेस्ट क्यों नहीं है। देन इसमें बता रखा है आगे पेजेस में हम पढ़ेंगे कुछ वेल नोन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जिनको ब्रीफली डिस्कस किया गया है। पहला आ जाता है रॉर्शा-इंगब्लॉट टेस्ट, बहुत फेमस है, इसके बारे में पता होना चाहिए, इसके बारे में पेपर में डिस्क्रिप्शन देने को बोल देते हैं और पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। एक सेकेंड, सॉरी यार, बैकग्राउंड वॉइस थोड़ी सी बढ़ सकती है, प्लीज़ अगर कुछ भी समझ ना आए या कुछ भी सुनाई ना देना तो पूछ लेना मेरे से। रॉर्शा-इंगब्लॉट टेस्ट, ये टेस्ट हरमैन रॉर्शा ने डेवलप करा है, ये तो पता ही होना चाहिए, 1 मार्क्स में अलग से भी पूछा जा सकता है, लाइक फिर इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स के हिसाब से पूछा जा सकता है कि जैसे आ गया थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट, तो इनको जिसने डेवलप करा है ना, मतलब थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट को जिसने डेवलप करा है उसका नाम आ सकता है रॉर्शा-इंगब्लॉट टेस्ट में, कि बताओ क्या रॉर्शा-इंगब्लॉट टेस्ट इन्होंने डेवलप करा है। इसी के साथ ही लाइन लिखी हुई आ सकती है ना, लाइक रॉर्शा-इंगब्लॉट टेस्ट इज़ डेवलप्ड बाय मॉर्गन एंड मोरे, तो ये फॉल्स है, बिकॉज वी नो रॉर्शा-इंगब्लॉट टेस्ट वॉज डेवलप्ड बाय हुम, हरमैन रॉर्शा। इस टेस्ट के अंदर 10 इंगब्लॉट्स हैं, जिसके अंदर से 5 जो होते हैं वो ब्लैक और वाइट कलर में होते हैं, 2 होते हैं कुछ रेड इंक के साथ, बचे हुए 3 होते हैं पेस्टल कलर्स के साथ। ब्लॉट्स सिमेट्रिकल होते हैं डिज़ाइन में, उनकी स्पेसिफिक शेप और फॉर्म होती है, और हर एक ब्लॉट जो होता है वाइट कार्डबोर्ड जो होता है ना 7x10 के साइज़ का, उसके अंदर प्रिंट, उसके सेंटर में प्रिंट किया जाता है हर एक ब्लॉट, ठीक है। ईच ब्लॉट इज प्रिंटेड इन सेंटर ऑफ वाइट कार्डबोर्ड ऑफ अबाउट 7x10 साइज़। देन ब्लॉट्स जो होते हैं वो ओरिजिनली बनाए कैसे जाते हैं, लाइक वो जो ब्लॉट्स तुमने इंक ब्लॉट बनाए ना, वो किस तरीके से बनाए, वो ब्लॉट्स बनाए गए हैं इंक को, मतलब पीस ऑफ पेपर लिया ना, पीस ऑफ पेपर लेने के बाद इंक को नॉर्मली ड्रॉप कर दिया, इंक को गिरा दिया उस पीस ऑफ पेपर के बाद, सॉरी उस एक पेपर कागज़ की टुकड़ा लिया तुमने, उसके ऊपर इंक की ड्रॉप डाल दी, देन उसे फोल्ड कर दिया पेपर को हाफ में, तो जो बन गया ना तुम्हारा वो इंक ब्लॉट टेस्ट बन गया, बस ख़त्म, ठीक है। देन ये कार्ड्स जो होते हैं इनको एडमिनिस्टर किया जाता है इंडिविजुअल के ऊपर 2 फेजेस में, यानी जो सामने वाला सब्जेक्ट होगा उसके ऊपर अगर तुम्हें ये इंक ब्लॉट टेस्ट लेना है तो तुम 2 फेजेस में उसको उसके सामने कार्ड प्रेजेंट करोगे, या 2 फेजेस यूज़ होंगे इसके अंदर, ये रॉर्शा इंक ब्लॉट टेस्ट के अंदर। कैसे, पहले फेज़ का नाम है परफॉर्मेंस प्रॉपर, ये भी याद रखना, अलग से पूछा जा सकता है इसके 2 फेजेस के बारे में, इसके 2 फेजेस क्या हैं उसके बारे में भी। फर्स्ट इज़ परफॉर्मेंस प्रॉपर। परफॉर्मेंस प्रॉपर के अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट्स को कार्ड दिखाए जाते हैं और उनसे पूछा जाता है कि बताओ तुम्हें हर एक कार्ड के अंदर क्या दिख रहा है। दूसरे फेज़ होता है इंक्वायरी। इंक्वायरी के अंदर पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट ली जाती है, सामने वाला जो सब्जेक्ट है तुम्हारा वो पूरा अच्छे से रिस्पॉन्स करेगा। एक सेकेंड, डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ रिस्पॉन्स प्रिपेयर्ड, हाँ, तुम इसमें सब्जेक्ट से पूछते हो कि बताओ क्या, कहाँ और किस तरीके से, पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करने को कहते हो तुम उसे, और किस बेसिस पे तुमने ये रिस्पॉन्स दिया, या तुम्हें इस कार्ड में ये पर्टिकुलर चीज़ ही क्यों दिखी, ये पूछते हो तुम उससे। बाय आस्किंग द सब्जेक्ट टू टेल वेयर, हाउ एंड ऑन व्हाट बेसिस वाज पर्टिकुलर रिस्पॉन्स मेड। लाइक किसी ने कार्ड देखा, उसने कार्ड देख कर बोल दिया कि चलो उसे ये ना बटरफ्लाई लगी, या उसे कोई किसी पर्सन का फेस लगा, 2 पर्सन्स आपस में एक दूसरे को फेसिंग एक दूसरे को कन्फ्रंट कर रहे हैं, उसे ऐसे 2 पर्सन लगे, उन 2 पर्सन का फेस लगा, तो उससे पूछा जाएगा कि किस बेसिस पे उसने रिस्पॉन्स दिया, या उसको क्यों ये 2 पर्सन ही लगे, कुछ और क्यों नहीं लगा उसे। सब्जेक्ट से ऐसे पूछा जाएगा, किस बेसिस पे उसने रिस्पॉन्स दिया, कैसे उसको लग गया कि भाई ये 2 इंसान ही दिखाए गए हैं इन ब्लॉट के अंदर, या किस तरीके से उसने अपना ये रिस्पॉन्स बनाया, वो क्या सोच रहा था इस कार्ड को देखते समय जो उसने ये रिस्पॉन्स दिया, उससे पूरा डिटेल में ऐसे रिपोर्ट ली जाती है, पूछा जाता है, एंड वो सामने वाला बंदा रिस्पॉन्ड करेगा। फिर फाइन जजमेंट जो होती है नेसेसरी होती है यहाँ पर, सब्जेक्ट जिस तरह के रिस्पॉन्स देगा ना उनको मीनिंगफुल तरीके से रखने के लिए, लाइक सब्जेक्ट आगे जो डिटेल रिपोर्ट देगा अपने रिस्पॉन्सेज को डिस्क्राइब करेगा और बताएगा। जैसे पेपर, कोई एग्ज़ाम है ना, पेपर है, तुमने वहाँ पे कोई आंसर दिया,
तो आंसर देने के पीछे का कुछ रीज़न होगा ना। लाइक तुम्हें उस क्वेश्चन का कुछ ना कुछ तुमने मतलब समझा होगा, तभी तो तुमने उसका कुछ ना कुछ अपने हिसाब से, अपनी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से उसका मतलब, उसका सॉरी आंसर दिया ना समझ के उसको। तो ऐसे ही सब्जेक्ट ने भी क्या समझा उस कार्ड को देख के, उसे क्या लगा जो उसने पर्टिकुलर रिस्पॉन्स दिया अपना। तो आगे यही है कि जजमेंट उस हिसाब से करना बहुत ज़रूरी है कि सब्जेक्ट का जो रिस्पॉन्स है उसको मीनिंगफुल तरीके से हम रख सकें, उसका मीनिंगफुल कंटेक्स्ट बना सकें हम। नहीं, कुछ मतलब तो निकले ना सब्जेक्ट के रिस्पॉन्स का, तो उस हिसाब से जजमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है उसके रिस्पॉन्स का। जजमेंट इन द सेंस कि ये नहीं कि उसका रिस्पॉन्स सही है गलत है, या ये सोचने लग जाना कि अच्छा ये कार्ड को लेकर ऐसा कि सोचता है, वो वाली जजमेंट नहीं होती कभी साइकोलॉजी में। जजमेंट इन द सेंस जैसा सामने वाला तुम्हें रिस्पॉन्ड कर रहा है ना, उसको नॉन बायस तरीके से देखना। यहाँ पर जजमेंट का मतलब ये है, नॉन बायस तरीके से देखना, और उसके जो उसने रिस्पॉन्स दिया, जो उसका थिंकिंग है उस स्पेसिफिक कार्ड को लेकर, या जैसे उसने उसका आंसर दिया जो उसको लगा, उसको पूरा रिस्पेक्ट करना और उसको सही तरीके से प्रेजेंट करना कि हाँ इसके लिए इस चीज़ का ये मतलब निकलता है, तो पक्का ऐसा ऐसा कुछ हुआ होगा या ऐसा ऐसा कुछ इसने फेस किया होगा, तभी तो इसको ये 2% दिखे आपस में। ऐसे हर एक रिस्पॉन्स के पीछे का रीज़न निकालना सही तरीके से, इंस्टेड ऑफ उस पर्सन के बारे में सोचने लग जाना कि अच्छा है इसने ये रिस्पॉन्स क्यों दे दिया इस चीज़ का। वो चीज़ नहीं होती कभी साइकोलॉजी में, तो वो वाला जजमेंट मत लेना तुम, ठीक है। देन आ जाते हैं इसी के अंदर आगे लिखा हुआ है कि जो यूज़ और इंटरप्रिटेशन होता है इस टेस्ट का, उसमें बहुत हद तक बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, बहुत हाई लेवल तक ट्रेनिंग चाहिए होती है। कोई भी ऐसी एरा गैरा आके नॉन एक्सपीरियंस पर्सन नहीं कर सकता इस टेस्ट को, लाइक हम लोग जाके नहीं कर सकते, बहुत अच्छी खासी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। प्लस कंप्यूटर टेक्निक्स को भी डेवलप किया जाता है एनालिसिस करने के लिए डेटा का, ठीक है। एग्जाम्पल जो है रॉर्शचाइल्ड टेस्ट का, वो फिगर 2.4 में दिया हुआ है, ठीक है। देन अगला थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट है। एक सेकेंड, आई रियलाइज़ कि नीचे का दिख नहीं रहा था, तो एक बार नीचे का देख लो तुम, फिर मैं थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट भी समझा दूँगी। एंड इसमें अगर कुछ भी लाइक सुनाई नहीं दिया हो, कुछ भी समझ ना आया हो, पढ़ने के बाद एक बार बुक से कोई भी डाउट लगे, कोई पर्टिकुलर वर्ड में दिक्कत आ रही है, लाइक क्यों ऐसा ये टेस्ट हो रहा है, क्यों ये ऐसा ऐसा सो एंड सो अनकॉन्शियस माइंड को ही वो कर रहा है इतना फोकस, कुछ भी डाउट हो ना तुम लोग पूछ सकते हो आराम से, प्लीज़ पूछ लेना। ओके, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, इसको टैट के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म TAT, ठीक है। ये टेस्ट डेवलप करा है मॉर्गन और मुरे ने, दोनों ने मिलकर, और ये ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू जो इससे पहले पढ़ा ना रॉर्शचाइल्ड टेस्ट, ठीक है। इस टेस्ट के अंदर 30 ब्लैक और वाइट पिक्चर कार्ड्स होते हैं और एक ब्लैंक कार्ड होता है। ब्लैक और ब्लैंक में कंफ्यूज मत होना, 30 इसके अंदर ब्लैक और वाइट पिक्चर कार्ड्स हैं और एक एकदम खाली एम्प्टी कार्ड है, ठीक है, सिंगल कार्ड एम्प्टी है। देन हर एक पिक्चर कार्ड जो है वो डिपिक्ट करता है एक या एक से ज़्यादा लोग, मतलब 2 3 4 5 हो सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा लोग जो कि वैरायटी ऑफ सिचुएशंस में फंसे हुए हैं, ठीक है। और हर एक पिक्चर ऑब्वियसली बात है कार्ड के ऊपर प्रिंटेड होती है। कुछ कार्ड्स को यूज़ किया जाता है अडल्ट मेल्स और फीमेल्स के साथ, कुछ को यूज़ किया जाता है बॉयज़ और गर्ल्स के साथ, और बाकी जो बचे हुए कार्ड्स हैं उनको कॉम्बिनेशंस में भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 20 कार्ड्स जो हैं वो अप्रोप्रिएट होते हैं एक सब्जेक्ट के लिए, लाइक एक पर्सन पे जिस पे तुम टेस्ट ये वाला ले रहे हो या जिसकी पर्सनालिटी तुम्हें एक पर्टिकुलर टाइम पे असेस करनी है, उसके ऊपर तुम 20 कार्ड्स एक बारी में यूज़ कर सकते हो, और कम नंबर ऑफ़ कार्ड्स भी चल सकते हैं। तुम उसी एक पर्सन के ऊपर सिर्फ 5 कार्ड्स भी यूज़ कर सकते हो, वो भी सक्सेसफुली यूज़ हो सकते हैं उसकी पर्सनैलिटी का असेसमेंट करने के लिए। एक बारी में एक कार्ड प्रेजेंट किया जाता है सब्जेक्ट के सामने, ठीक है, लाइक एक टाइम पर एक ही कार्ड तुम उसको दिखा सकते हो सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट को कहा जाता है कि वो स्टोरी बताए उस सिचुएशन को डिस्क्राइब करके जो कि कार्ड में या उस पर्टिकुलर पिक्चर में दिखाई गई है। उसे बताना है कि ये सिचुएशन कैसे हुई या क्या हो रहा है बेसिकली इस पिक्चर के अंदर, अभी एट द मोमेंट क्या उसे दिख रहा है या इस पिक्चर को देख के उसे क्या लग रहा है, और क्या हो सकता है इसी पिक्चर के ऊपर अगर वो स्टोरी बनाए तो फ्यूचर में, लाइक जैसे यहाँ फिगर 2.5 में बता रखा है टैट का एग्जाम्पल कि यहाँ पर कैसे थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट में कैसे कैसे कार्ड्स पे पिक्चर्स बनी होती है और कैसे उनको दिखाया जाता है सब्जेक्ट को। इस पिक्चर में ओल्ड वुमेन भी है, यंग वुमेन भी है, तो इसको देख के स्टोरी कोई भी बना सकता है, लाइक सबका अलग अलग थिंकिंग है, उस हिसाब से सब लोग सेम ही चीज़ को, इसको अगर मैं 4-5 लोगों को दिखाऊँ तो अपने हिसाब से इसको डिस्क्राइब कर देंगे और स्टोरी बन जाएगी इसके ऊपर, ठीक है।
तो ये वो लोग ये बता सकते हैं कि लाइक किस टाइम का उन्हें सीन लग रहा है, या ये सिचुएशन ऐसे आई क्योंकि ये दोनों औरतों की यहाँ पिक्चर दिखाई गई। और बेसिकली यहाँ पर इस पिक्चर को दिखाने का मतलब क्या है, इसमें हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं, सो एंड सो। और जो अभी हो रहा है क्या फ्यूचर में भी आगे जाके भी क्या कुछ वैसा ही होने वाला है। और यहाँ पर कैरेक्टर्स जो इस पिक्चर में दिखाए गए हैं, इनके फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर हम क्या बता सकते हैं कि ये क्या फील कर रहे हैं, इनकी क्या थिंकिंग है। ठीक है, ऐसे करके स्टोरी बनानी है, वी हैव टू डिस्क्राइब लाइक दिस के ऊपर भी हमें टेस्ट लेंगे, उसे पूरा इतना सब कुछ बताना पड़ेगा। और स्टैंडर्ड प्रोसीजर अवेलेबल है, टैट के जो रिस्पॉन्सेज आएंगे लाइक थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट जो भी करके देगा उसके जो रिस्पॉन्सेज आएंगे उनका स्कोरिंग करने के लिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर इज़ अवेलेबल। ये टेस्ट को मॉडिफाई कर दिया गया है बच्चों के लिए और एजड के लिए। मॉडिफाई कर दिया गया है बच्चों के लिए और एजड के लिए, इसका मतलब ये कि अभी तक हम लोग इसको किस किस के ऊपर कर सकते थे, एडमिनिस्टर मेल्स और फीमेल्स जो कि अडल्ट हैं, बॉयज़ और गर्ल्स के ऊपर, और कॉम्बिनेशंस में भी हम उन पे यूज़ कर सकते थे। बट अब हम इनको चिल्ड्रन और एजड के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं कि उस हिसाब से कार्ड्स पे फिर इमेजेस दिखाई जाएंगी ना, इसको मॉडिफाई कर दिया गया है। उमा चौधरी ने इंडियन अडेप्टेशन टैट का थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट का बनाया है जो कि अवेलेबल है, जिसको हम इंडियन कंटेक्स्ट में इंडियन एनवायरनमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। किसने बनाया है? उमा चौधरी मेड इंडियन अडेप्टेशन ऑफ थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट। नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि टैट के अंदर किस प्रकार के कार्ड्स और उन कार्ड्स पे कैसी टाइप की पिक्चर दिखाई जाती है, फिगर 2.5। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। आगे हम रोज़नबर्ग पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसको पढ़ाने के लिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। देन सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, ये भी बहुत ही ज़्यादा हसीन है, लाइक इसको पढ़ने में भी मज़ा आएगा तुम्हें। देन ड्रॉ पर्सन टेस्ट, हाय रब्बा ये तो बहुत ही अच्छा है, कसम से तीनों बहुत अच्छे हैं, लाइक मेरे को पढ़ने में मज़ा आता है। देन बिहेवियरल एनालिसिस, उसके बाद बिहेवियरल रेटिंग्स, फिर सिचुएशनल टेस्ट, फिर चैप्टर ओवर। चैप्टर की समाप्ति जल्दी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहना, और इसमें कुछ भी समझ ना आए ना तो बेफिक्र बेधड़क मुझसे पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।